नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। आज शेयर बाजार में बड़ा उथल पुथल भरा माहौल रहा। रूस ने जैसे ही यूक्रेन से अपनी सेना पीछे हटाने की बात कही, बाजार में एकदम से रिकवरी आई। लेकिन ये रिकवरी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। सुबह आज हमने जहां से शुरुआत की थी, बाजार बंद होते होते हम उससे भी नीचे जाकर बंद हुए। तो आज बाजार में ऐसा क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ ही संदीप ग्रोवर जी से। संदीप जी, स्वागत है आपका। संदीप जी, जब रूस ने जैसे ही बोला कि वो ब्लैक सी से अपनी कुछ सेना पीछे हटाएगी, इससे बाजार में एकदम से रिकवरी आई। लेकिन जो रिकवरी है वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ऐसा क्या हुआ बाजार में ऐसी, और फिर इसके बाद क्या खबर आई जो बाजार जो अपनी जहाँ से हमने शुरुआत की थी उससे भी नीचे जाके बंद हुआ? देखिए, आपको याद होगा, मैं कल भी आपसे ये बात कर रहा था कि आज जो है वो मंथली एक्सपायरी का दिन है। वायदा बाजार की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज एक्सपायर होते हैं, तो उस लिहाज से वॉलेटिलिटी यानी कि जो उठापटक है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और आप देखिए, आज पूरे दिन का चार्ट आपके सामने है। उठापटक आपको कई बार दिन में देखने को मिली है और इनफैक्ट आप देखिए क्लोजिंग भी जो हुई है वो दिन के निचले स्तर के आसपास हुई है। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। आज हमने जब शुरुआत करी तो एक हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद एकाएक बाजार में जो रिकवरी है वो देखने को मिली और शुरुआती 1 घंटे में हमने हाई बना लिया था ये 15,890 के आसपास का, यानी कि 15,900 के आसपास के लेवल्स हमने शुरुआती 1 घंटे में ही देख लिए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज एक्सपायरी का दिन था तो जो उठापटक है वो स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए, दिक्कत की बात यह है, चाहे आप इंडियन मार्केट्स की बात करें, चाहे आप ग्लोबली यूएस की बात करें, किसी भी मार्केट्स की बात करें, तो दिशा की तलाश में है। जैसे मैंने कहा कि जो मंदी का दौर है, हम कल भी बात कर रहे थे कि वो ऑलमोस्ट भाव में आ चुका है। मंदी खत्म होगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भाव में आ चुका है। वो बात कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन अब इसके बाद दिशा क्या होगी? क्या जो बाजार भाव डिस्काउंट कर चुके हैं, क्या उसके बाद स्थिति और खराब होगी या बेहतर होगी? इसको लेके जो स्थिति स्पष्ट होनी है उसमें शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा कि सेंट्रल बैंकर्स का एक्शन किस तरह करेगा, महंगाई कितनी काबू में आती है, ब्रेंड का भाव कितना नीचे आता है, और वर्ल्ड ओवर जो करेंसीज हैं, खासतौर पे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं भारत जैसे, उनकी करेंसीज कैसे मूव करती हैं, ये काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगा। तो आज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। दिन के निचले स्तर के आसपास हम बंद हुए और बात यह है कि हम 2 दिन से लगातार गिरकर ही बंद हुए हैं। लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग हुई है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, जैसे मैंने कहा, करेंसी। आज हमारी शुरुआत अच्छी हुई थी, रुपया हमारा मजबूत खुला था, शायद कुछ आरबीआई की ओर से एक्शन देखने को मिला था। आज हम 78 रुपये 89 पैसे के आसपास खुलते हुए नजर आए थे। लेकिन वही हुआ जैसे हमने कल भी देखा था, करेंसी ऊपरी लेवल से फिसल गई थी। आज फिर से वैसा ही हुआ। अब फिर से आप देखेंगे 78-97 के आसपास के लेवल, यानी कि 89 के आसपास के लेवल्स पे फिर से आपको रुपये नजर आ रहा है। तो कल भी मैंने आपको ये कहा था कि खबरों पे 2C फैक्टर जो आपको कहा था कि एक करेंसी और दूसरा क्रूड, उसके ऊपर आप नजर रखिए। करेंसी मजबूत खुली, हमारे मार्केट्स में भी मजबूती आई, और जैसे करेंसी वीक हुई, हमारे मार्केट्स भी धड़ धड़ करके आप देखिए किस तरह से लास्ट आवर में भी गिरकर ही बंद होते हुए दिखे हैं। क्रूड की जहाँ तक बात है तो 112 के आसपास स्टेबल है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो आप खबर बता रहे थे कि रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों से, खासतौर पे जो ब्लैक सी का एरिया जहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं, खासतौर पे गेहूं का एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो सके, कुछ इलाकों से रूस ने अपनी जो सेना है उसे हटाने की बात सामने रखी है। तो उससे क्रूड, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा नीचे है। और डॉलर इंडेक्स का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आप देखिए कल 105 के भी पार चला गया था, 20 साल की ऊंचाई पर है। तो उससे जो जापान की करेंसी है उस पर भी इम्पैक्ट था, जिस वजह से आज जापानीज मार्केट भी 1.5% गिर के बंद हुए हैं। तो हमारे भी आप देखिए, जो करेंसी का जो इम्पैक्ट है वो शायद ज्यादा मार्केट्स के ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है। अब आप आंकड़ों की बात करेंगे, जो FIS के जो आंकड़े हैं, जिसे हम कल भी बात कर रहे थे, कल शाम का जो आंकड़ा आया ना FIS के बिकवाली का, खासतौर पे कैश सेगमेंट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई दिनों के बाद हमने देखा है कि FIS के जो बिकवाली का नंबर है वो 1000 करोड़ से नीचे है। 3 डिजिट में नंबर आया, यानी कि 1000 करोड़ से कम की बिकवाली FIS की ओर से देखने को मिली है। तो एक, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हो रही है, और दूसरा कैश में भी जो क्वांटम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सुधर रहा है। लेकिन आज आप फिर कहेंगे कि 2 दिन फिर, अगर इतने अच्छे सेंटीमेंट है तो बाजार गिर के क्यों बंद हुआ है? आज का जो दिन होता है वो महीने में एक ही बार आता है। अच्छा, मतलब तो एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी का जो दिन है आप उसे एक अपवाद भी समझ सकते हैं, या तो फिर बाकी जो 29 दिन होते हैं महीने के या 28 दिन होते हैं उससे आप अलग मान के चले। आज का जो डेटा होता है या जो आंकड़े होते हैं या मूवमेंट होता है, उसे बहुत लोग इतना सीरियसली नहीं कंसिडर करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, आज हम गिरे जरूर है, लेकिन हाँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। हमारी करेंसी सपोर्ट कर दे तो शायद बाजार टिक जाए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि बाजार अभी भी अपनी एक दिशा या डायरेक्शन की तलाश में है, और वो जैसे ही उसको समझ में आएगा वो उस
दिशा में, डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो संदीप जी, आज तो खत्म हो रहा है जून का महीना, कल से शुरू हो रहा है जुलाई, यानी कल है जुलाई का पहला कारोबारी दिन। तो इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए हमारे निवेशकों के लिए? देखिए, हमारी अब जो पूरा दारोमदार है ना सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर है, वो किस तरह के फैसले लेते हैं। और दूसरी बात है, आज शाम को ही ओपेक की बैठक का फैसला आने वाला है, वहां से किस तरह का डिसीजन आता है। देखिए, ये आज अच्छी खबर आ गई कि रशिया ने कह दिया कि हम सेना को हटा रहे हैं। क्रूड आप देखिए $112 के आसपास है, अगर उस वजह से और नीचे आ जाता है तो अच्छी बात है। ओपेक देखिए ऐसी मंशा तो जता रहा है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ओपेक के जो देश हैं, खासतौर पे जो खाड़ी देश हैं, उसमें आप यूएई को देख लीजिए, एक कोई और देश है जिनके पास हल्की फुल्की गुंजाइश बची है अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए। बाकी देश जितना पंप कर सकते हैं, जितना उत्पादन कर सकते हैं, उतना कर रहे हैं मैक्सिमम लिमिटेड पर, तो उनके पास गुंजाइश ही नहीं है कि वो उत्पादन को और बढ़ा सकें। तो उस लिहाज से अब हमें खबरों पर ही आश्रित रहना होगा, चाहे वो रशिया वाला जो पूरा इम्पैक्ट है, जो युद्ध है यूक्रेन के साथ चल रहा है, वो कम हो जाए या कोई और फैक्टर आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल ओपेक का क्या फैसला आता है, और हाँ, आज शाम एफआईएस के आंकड़े किस तरह के आते हैं, क्या उनकी ओर से स्टॉक फ्यूचर्स या इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी का कोई नंबर आ जाता है, और कैश सेगमेंट में आज बिकॉली का नंबर किस तरह का आता है। क्योंकि आज हम देखें तो 18 पॉइंट के आसपास ही गिर के बंद हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और कल जिस तरह से कैश सेगमेंट में छोटा नंबर आया था, पहली बार हमने कई दिनों के बाद देखा है कि 3 डिजिट्स में बिकॉली का नंबर आया है। अगर वो और छोटा होता है तो वो सेंटीमेंट को, मूड को और सुधारने में कोशिश करेगा। ये शेयर बाजार में रूट मोबाइल का जो शेयर है वो लगातार टूट रहा है, और ये पिछले 3 दिन में करीब करीब 10% टूट चुका है, जबकि कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया हुआ है। उसकी क्या वजह है? आप देखिए, अब रूट मोबाइल की आपने बात करी, आप जो गिरावट की बात करें ना, वो ये वाला फेज है पूरा। ये 3 दिन में स्टॉक गिरा है, और इनफैक्ट जब इन्होंने बायबैक अनाउंसमेंट किया था 2 दिन पहले, उसके बाद से ही आप देखिए जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा तीव्र होती हुई दिखी थी। ये वाला जो सत्र आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा यहाँ पे बिकॉली देखने को मिली है। ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हमने बजाज ऑटो को डिस्कस किया था, उसका भी बायबैक उन्होंने किया था, लेकिन बायबैक मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होता है, एक टेंडर रूट से और दूसरा ओपन मार्केट के जरिए। इनके केस में भी वही कहानी है, बायबैक कर रहे हैं, 1700 रुपये का प्राइस, आप बोलेंगे 1233 रुपये की आज की क्लोजिंग है, और यहाँ से तो काफी ऊपर का प्राइस है, लेकिन जो बायबैक का प्राइस है 1700 रुपये का, ओपन मार्केट के लिए मैक्सिमम प्राइस है, और दूसरा ओपन मार्केट के जरिए होगा। और यही कारण है कि इसकी भी बजाज ऑटो की तरह ही इसके निवेशकों को भी निराशा ही हाथ लगी है। ओपन मार्केट का मतलब इसमें ये फिक्स नहीं हो पाता कि वो 1700 का हाई कब छुएगा। हाँ, और जो साइज है वो भी छोटा है, क्योंकि ये 7 लाख शेयरों के आसपास ही खरीद करेंगे, और ये 1.25% इक्विटी से भी कम है, यानी कि जो साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। अब आपका सवाल ये होगा कि बजाज ऑटो तो इतना नहीं गिरा, उन्होंने भी कहा था ओपन मार्केट से करेंगे, ऊपर का भाव दिया था, ये भी 1700 रुपये तक बायबैक करेंगे, तो फिर ये गिरा क्यों? उसका जो जवाब है वो यहाँ पे है। देखिए, जब इन्होंने घोषणा करी कि हम बायबैक के ऊपर विचार करेंगे, बोर्ड मीट होने वाली है, यहाँ से लेके जो 52 वीक लो इन्होंने टच किया था, यहाँ पे आप देखेंगे 1052 के आसपास का 52 वीक लो टच किया था, वहां से आप देखिए 3 दिन में शेयर में करीब 25% के आसपास की रिकवरी हो गई थी, यानी कि बायबैक काफी ऊपर के दाम पर आएगा और टेंडर रूट के जरिए होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। उसी एक्सपेक्टेशन में आप देखिए इतनी बड़ी रैली स्टॉक में बनी थी, लेकिन खबर जब आई तो उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, और उसके बाद जो गिरावट है वो आपके सामने है। संदीप जी ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपका भी कोई सवाल शेयर बाजार से रिलेटेड है, आप भी किसी शेयर में फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने के लिए अगर आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएं, हम अपने विशेषज्ञों से उसका उचित जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। मनी9 को करें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।